आज है 15 मई 2024 दिन बुधवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्र में बसपा की सरकार बनी तो अवध को अलग राज्य बनाएंगे, मायावती का बयान। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और जनता से कई वादे भी किए। सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर केंद्र में बसपा की सरकार बनती है तो अलग से अवध राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। आतंकी हरदीप निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा की पुलिस ने चौथे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हो गई है और उसकी उम्र महज 22 साल है। उसका नाम अमनदीप है, जो भारत का नागरिक है। इससे पहले कनाडा पुलिस इस मामले में 3 भारतीय नागरिकों करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सोमवार को अपने निगम पार्षदों के साथ बैठक की। उसमें उन्होंने बताया कि मुझे मेरी धर्मपत्नी से मिलने से रोका गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुझे ऐसे मिलवाए जैसे हम अपराधी हों। मेरे सेल में 2-2 CCTV लगा कर रखे थे, जिसे 13 अफसर लगातार देखते थे। कितने बजे उठता हूँ, क्या खाता हूँ, कौन सा TV चैनल देखता हूँ, एक मिनट पर नजर रखी जाती थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी मुझे देख रहे थे। उन्होंने पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप लोग दिल्ली बंद मत होने देना। भाजपा और PM मोदी को दिल्ली में हमारे किए काम से डर लगता है। हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार और इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। इन्होंने सोचा इससे सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत और ईरान के बीच चाबहार समझौते पर तिलमिलाया अमेरिका। बता दें, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका आग बबूला हो उठा है। US ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का ये इशारा भारत की ओर ही था। अनुबंध के कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत ईरान डील को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो ईरान के साथ व्यापार सौदे को अंजाम दे रहा है, उसे संभावित प्रतिबंध के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। इससे पहले PM मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन किया। PM मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ 4 प्रस्तावक भी कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। PM मोदी के नामांकन के दौरान जो 4 लोग प्रस्तावक बने, उनके नाम भी सामने आए हैं। इनमें 1 पुजारी, 2 OBC, 1 दलित समुदाय के व्यक्ति का नाम है। पवन सिंह वापस लेंगे अपना नामांकन, पार्टी से मिली चेतावनी। बता दें, बिहार में काराकाट सीट सुर्खियों में है। इस सीट पर NDA से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय खड़े होकर पवन सिंह ने टेंशन बढ़ा दी है। पवन BJP के सदस्य हैं, लेकिन बिना पार्टी से इस्तीफा दिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगर पवन सिंह ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। इस साल लद्दाख में होगा समर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन। बता दें, इस साल दिल्ली और लद्दाख में रानावीर रंगमंडल का समर थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रानावीर रंगमंडल द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह में 9 नाटकों की 37 प्रस्तुतियां होंगी। कुल 9 नाटकों की 32 प्रस्तुतियां दिल्ली में आयोजित की जाएंगी, जबकि लद्दाख में कुल 5 प्रस्तुतियां 26 से 30 जून तक की जाएंगी। बता दें कि पहली बार रंगमंडल लद्दाख में अपना यह महत्वपूर्ण फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। दिल्ली में इसकी शुरुआत 23 मई से होगी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए कुल मत और कुल डाले गए मतों की संख्या समय से घोषित न करने पर आयोग की मंशा पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने चुनावी डेटा पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को फटकार लगाते हुए इसे गैर जरूरी बताया और कहा ऐसे बयान चुनाव प्रक्रिया पर नकारात्मक असर डालेंगे। कियारा आडवाणी के हाथ लगी बड़ी सफलता, कांस फिल्म फेस्टिवल में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी। बता दें, कियारा आडवाणी ने हिंदी सिनेमा में शेरशाह, भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। खबर है कि कियारा आडवाणी कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में कियारा के अलावा भारत की ओर से ऐश्वर्या राय बच्चन, शोभिता धुलिपाला और अदिति राव हैदरी भी शामिल होंगे। बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आज से फ्रांस के शहर कांस में होने वाला है।
भारत के खिलाफ नक्शा जारी होते ही नेपाल में इस्तीफों की झड़ी। राष्ट्रपति के सलाहकार के बाद डिप्टी पीएम ने भी छोड़ा पद। बता दें, नेपाल की ओर से भारत विरोधी नक्शा जारी होने के बाद से ही बड़े पदों पर बैठे लोगों के बीच इस्तीफों की झड़ी लग गई है। नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार के इस्तीफे के बाद अब उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने भी सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बता दें, इसके बाद से ही उनकी पार्टी सरकार से अलग हो गई, जिसे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झटका लगा है। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री यादव ने सोमवार सुबह प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 1 जुलाई को करोड़ों लोगों के खाते में जादू से आएंगे 8,500 रुपए, राहुल गांधी ने बताया फार्मूला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को यूपी के रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन के बाद चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया, जहां राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जमा करने का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। राहुल गांधी ने लोगों से वादा करते हुए कहा कि 4 जून के बाद 1 जुलाई को महिलाओं के खाते में जादू से पैसा आ जाएगा। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में कहा, 1 जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8,500 रुपए आ चुके होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार में ऐसा हर महीने की पहली तारीख को होगा। ये है आपके एक वोट की ताकत। मालदीव ने फैलाए हाथ तो इंडिया ने फिर दिखाया बड़ा दिल, 5 करोड़ डॉलर की बजट में दी मदद। बता दें, मालदीव के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच भारत ने फिर बड़ा दिल दिखाया है। पर्यटन के मोर्चे पर झटका खा चुके मालदीव के हाथ फैलाने पर इंडिया की ओर से उसके बजट में मदद की गई है। देश ने सहयोग का संदेश देते हुए वहां के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 और साल के लिए बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय उच्चायोग की ओर से इस बारे में सोमवार को जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी 5 करोड़ US डॉलर के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दी है। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान सभी सरकारी कंपनियों को बेचेगा, प्रधानमंत्री बोले सरकार का काम व्यापार करना नहीं। बता दें, आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यहाँ की सरकार अब सभी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुताबिक सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा, चाहे वे लाभ में चल रही हों या घाटे में। हालांकि इनमें रणनीतिक और सैन्य क्षेत्र में जुड़ी कंपनियां शामिल नहीं है। पहले खबर थी कि केवल घाटे में चल रही कंपनियों को बेचा जाएगा। काला हिरण केस में सलमान खान को माफ करने के लिए तैयार हुआ बिश्नोई समाज। बता दें, सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मुंबई की पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। भाईजान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने खुली धमकी दी है कि अगली बार गोली घर पर नहीं चलेगी। इसके बाद सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी थी और अपील करते हुए सलमान को माफ करने को कहा था। इस मामले में बिश्नोई समाज ने उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मामला साल 1998 में सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़ा है। इसे लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने कहा कि अगर सलमान माफी मांग ले तो मामला खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सलमान ऐसा करते हैं तो समाज के लोग बैठकर इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिश्नोई समाज के 29 नियम हैं, जिनमें से 10वें नियम से माफी का प्रावधान है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोप में जेल में बंद है। वहाँ से भी वह सलमान खान के बारे में कई बार बात कर चुका है। उसने कहा था कि सलमान अगर बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सबसे हॉट सीट कन्नौज रही, जहां पर विपक्षी गठबंधन से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वर्तमान भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला था। सोमवार को इस सीट पर जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद हुई, उससे चौंकाने वाले परिणाम की उम्मीद की जा रही है। सपा की बात करें तो पिछली बार इस सीट पर पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव चुनाव मैदान में थी। उनके सामने भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में थे। उस समय भाजपा की जीत को मोदी लहर का नाम दिया गया, लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज से चुनाव में आ गए हैं तो दोनों पार्टियों को चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी है। सपा की ओर से जिस जाति फैक्टर पर काम किया गया, उसमें यादव और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा यहाँ की सबसे अधिक जातियों वाले मतदाताओं में आने वाली लोध बिरादरी रही। सपा को इस बार लोध बिरादरी से करीब 50% वोट मिलने की आस है। बाकी दलितों और अगड़ों को भी उसे समर्थन मिला है। वहीं भाजपा ने यादव और मुस्लिम मतदाताओं से इतर वोटरों पर फोकस किया।
पार्टी ने लोध के अलावा पाल, पटेल, कुशवाहा, ठाकुर के अलावा दलित को भी साधने का प्रयास किया। इसके लिए भाजपा ने बाकायदा हर बिरादरी से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लोकसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी भी दी, जिसमें नरेंद्र राजपूत को लोकसभा संयोजक बनाया गया था, जबकि अरुण पाल को लोकसभा प्रभारी बनाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन खेल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 12 मई को होने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान ऋषभ पंत के रूप में बड़ा झटका लगा है। पंत को आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से एक मैच के बैन का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तय समय पर अपने ओवर्स का कोटा पूरा नहीं किया था, जिसके बाद तीसरी बार ये गलती होने की वजह से टीम के कप्तान पंत को एक मैच के लिए सस्पेंड किए जाने के साथ उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।